आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं जो खुद को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही है। नाम है सिंप्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड और उनका एक नया नारा है सिंप्लेक्स 2.0। हाँ, और हमारे पास उनकी 17 नवंबर 2025 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है। और इसे पढ़कर लगता है कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दशकों पुरानी एक भारी भरकम इंजीनियरिंग कंपनी की कहानी है जो अब रेलवे और रक्षा जैसे बिल्कुल नए और हाई प्रोफाइल मैदानों में उतर रही है। और ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस की दिशा बदलने की कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक वापसी की भी कहानी है। ये समझने की कहानी है कि कैसे कंपनी कुछ साल पहले वित्तीय संकट के कगार से लौटकर आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नींव पर खड़ी है। बिल्कुल, और शुरुआत तो काफी धमाकेदार लगती है। Q2 FY26 में साल दर साल 89% की राजस्व वृद्धि। 89%, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि कंपनी तो मतलब उड़ रही है। लेकिन जैसा कंपनी के चेयरमैन ने खुद कॉल में कहा, ये एक परिवर्तन की शुरुआत है। मुझे यही थोड़ा रुकना है। अक्सर कंपनियां एक अच्छी तिमाही को बहुत बड़ा बनाकर पेश करती हैं। क्या ये वाकई एक बड़ा बदलाव है या सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और यही सिंप्लेक्स 2.0 का सार है। ये सिर्फ एक तिमाही का प्रदर्शन नहीं है। तो फिर क्या है? ये कई सालों से चल रहे स्टील और कमोडिटी बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करने का एक सोचा समझा फैसला है। वे अब जानबूझकर रेलवे, रक्षा और प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं। जहां वैल्यू ज्यादा है। हाँ, जहां सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि वैल्यू और टेक्नोलॉजी ज्यादा मायने रखती है। तो ये एक अच्छा क्वार्टर नहीं बल्कि एक नई दिशा में उठाया गया पहला मजबूत कदम है। ठीक है, तो इस सिंप्लेक्स 2.0 को थोड़ा और खोलते हैं। क्या ये सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग का नाम है या इसके पीछे कोई ठोस योजना है? ट्रांसक्रिप्ट से तो ये एक बहुत ही ठोस योजना लगती है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। ओके। पहला, मुख्य फोकस बदलना, यानी पारंपरिक स्टील कारोबार को चलाते हुए अपनी ऊर्जा और संसाधन रेलवे और रक्षा पर लगाना। ठीक है। दूसरा, वैल्यू ऐड पर ध्यान देना। वो सिर्फ पुर्जे बनाकर नहीं बेचना चाहते। तो क्या करना चाहते हैं? वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़कर उन्हें असेंबल करके एक पूरा सब सिस्टम बनाकर देना चाहते हैं। इससे मार्जिन बेहतर होता है। और तीसरा स्तंभ? प्लांट या नई महंगी मशीनें नहीं खरीद रही। अच्छा। उनका दावा है कि वे अपनी मौजूदा मशीनरी और कुशल मैन पावर का ही इस्तेमाल करके ये सब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। क्या ये हकीकत में मुमकिन है? जो मशीनें भारी स्टील उद्योग के लिए कास्टिंग करती हैं, क्या वही मशीनें रक्षा जैसे क्षेत्र के लिए जरूरी सटीक पुर्जे बना सकती हैं? सही सवाल है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई हथौड़े से घड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ट्रांसक्रिप्ट में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन संकेत मिलता है। उनकी मौजूदा क्षमताएं हेवी इंजीनियरिंग की हैं। और रेलवे बोगी हो या तोप के कुछ हिस्से, ये इसी श्रेणी में आते हैं। वो शायद एरोस्पेस के हल्के पुर्जे नहीं बना रहे बल्कि भारी, मजबूत और सटीक पुर्जे ही बना रहे हैं, जो इनकी मौजूदा विशेषज्ञता से मेल खाता है। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से एक नया काम नहीं है बल्कि अपनी विशेषज्ञता को एक नए, ज्यादा मुनाफे वाले ग्राहक के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो चलिए इन नए ग्राहकों को समझते हैं। पहले रेलवे की बात करते हैं। वो असल में बना क्या रहे हैं? ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से वे 2 तरह की बोगियां बना रहे हैं। बोगी यानी ट्रेन कोच का निचला हिस्सा? हाँ, जिस पर पहिए लगे होते हैं जो पूरी ट्रेन का भार उठाता है। पहली है कास्टेड बोगी, जिसे पिघले हुए धातु को सांचे में ढालकर बनाया जाता है। ओके। इसके लिए RDSO, जो रेलवे का मानक संगठन है, उसकी मंजूरी सबसे जरूरी है और कंपनी को उम्मीद है कि ये मंजूरी इसी महीने के अंत तक मिल जाएगी। तो पैसा आना कब से शुरू होगा? इसी वित्तीय वर्ष से कमाई शुरू हो सकती है। और दूसरी वाली? दूसरी है फैब्रिकेटेड बोगी। इसे स्टील की प्लेटों को वेल्ड करके बनाया जाता है। इसके लिए उन्हें एक डेवलपमेंटल ऑर्डर मिल चुका है। तो इसमें प्रक्रिया क्या है? अब यहाँ प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। पहले प्रोटोटाइप बनते हैं, फिर रेलवे उन्हें अपनी पटरियों पर लगभग 6 महीने से 1 साल तक चलाकर परखता है। 1 साल तक? हाँ, और जब वो ट्रायल पास हो जाता है तब बड़े ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं। तो इस फैब्रिकेटेड बोगी से बड़ा बिजनेस अगले वित्तीय वर्ष से आने की उम्मीद है। एक मिनट, यहाँ एक बात खटक रही है। अगर फैब्रिकेटेड बोगी का ट्रायल 1 साल तक चल सकता है तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो क्या कंपनी अपना पैसा और समय एक ऐसी चीज पर लगा रही है जिसका नतीजा 1 साल बाद आएगा?
इस दौरान वो अपनी मशीनों का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकते थे। ये रेलवे सेक्टर में काम करने की एक सच्चाई है। ये एक उच्च प्रवेश बाधा वाला बाजार है, मतलब इसमें घुसना मुश्किल है। लेकिन एक बार घुस गए तो एक बार जब आप इस लंबी प्रक्रिया को पार कर लेते हैं और आपके उत्पाद को मंजूरी मिल जाती है, तो आपको सालों तक लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो ये 1 साल का निवेश भविष्य के कई सालों के सुनिश्चित बिजनेस के लिए है। तो ये एक दाव है, लेकिन एक सोचा समझा दाव। बिल्कुल ठीक है, तो रेलवे का मॉडल समझ आता है, लंबी प्रक्रिया लेकिन फिर लंबा बिजनेस। लेकिन रक्षा, ये तो बिल्कुल अलग खेल लगता है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वही कंपनी जो ट्रेन के लिए बोगी बना रही है, वो धनुष तोप के लिए भी पुर्जे बनाएगी। ये बदलाव कैसे काम करेगा? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वे नौसेना के जहाज़ों के लिए कास्टिंग तो पहले से करते आए हैं, लेकिन अब जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री के साथ मिलकर धनुष तोप के लिए पुर्जे बनाने जा रहे हैं। धनुष, जिसे भारत की अपनी बोफोर्स तोप भी कहा जाता है। वही। तो क्या यहाँ भी रेलवे की तरह सालों तक मंजूरी का इंतजार करना होगा? बिल्कुल नहीं। और ट्रांसक्रिप्ट में चेयरमैन ने जो अंतर बताया है, वो हैरान करने वाला है। क्या बताया उन्होंने? रेलवे में आपको पहले खुद को साबित करना होता है, फिर आप सप्लायर बनते हैं। लेकिन रक्षा क्षेत्र में, खासकर अभी, उत्पादन का इतना जबरदस्त दबाव है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां खुद अच्छे सप्लायर्स को ढूंढ रही हैं और उनकी मदद कर रही हैं। मदद कर रही हैं? मतलब कैसे? चेयरमैन ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि फैक्ट्री के लोग उन्हें अपने जिग्स और फिक्सचर्स, मैन पावर और यहाँ तक कि टूलिंग की लिस्ट देने को भी तैयार है, ताकि उत्पादन बस जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब रक्षा फैक्ट्री वाले खुद कह रहे हैं कि हमारे औजार ले लो, हमारे लोग ले लो, बस उत्पादन शुरू करो। यही ऐसा दबाव क्यों है उन पर? लगता है कि मेक इन इंडिया और बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण घरेलू उत्पादन बढ़ाने का बहुत दबाव है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के पास ऑर्डर है, लेकिन शायद उतनी उत्पादन क्षमता नहीं है। तो सिंप्लेक्स जैसी कंपनियों को पार्टनर बना रहे हैं? बिल्कुल, वो उन्हें सिर्फ वेंडर की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह देख रही हैं। इसी वजह से रक्षा क्षेत्र में मार्जिन स्टील या रेलवे की तुलना में बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है। एक कंपनी जो दशकों से कम मार्जिन वाले स्टील कारोबार की धीमी रफ्तार से काम कर रही है, उसके कल्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वे अचानक से इस तरह के उच्च दबाव और उच्च मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक बिजनेस बदलाव नहीं, एक मानसिकता का भी बदलाव है। यह बिल्कुल सही विश्लेषण है। यह सिंप्लेक्स 2.0 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। उन्हें अपनी रफ्तार, अपनी गुणवत्ता की जांच और अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्षमताओं को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाना होगा। तो सफलता सिर्फ ऑर्डर मिलने पर नहीं है? नहीं, सफलता इस नई कार्यशैली को अपनाने पर निर्भर करेगी। सुनने में तो ये एक परफेक्ट कहानी लगती है। पुराना बिजनेस भी मजबूत, नए बिजनेस में भी ग्रोथ। पर क्या एक ही कंपनी दो बिल्कुल अलग दिशाओं में एक साथ दौड़ सकती है? कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों में से किसी पर भी ठीक से ध्यान ना दे पाएं और अपने मुख्य स्टील व्यवसाय को नजरअंदाज कर दें? यही इस रणनीति की खूबसूरती है। वे अपने पुराने व्यवसाय को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे और मजबूत कर रहे हैं। वो कैसे? ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उनका पारंपरिक स्टील कारोबार अगले 3-4 सालों के लिए बहुत मजबूत दिख रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली, बाजार में जबरदस्त तेजी है। अच्छा। सेल, SJW और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां भारी विस्तार कर रही हैं। हाँ। अकेले सेल का ही 40,000 करोड़ का विस्तार प्लान है। इस विस्तार के लिए नए उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और यहीं सिंप्लेक्स की भूमिका आती है। बिल्कुल। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है सिंप्लेक्स की अपनी विशेषज्ञता, उनके खास उत्पाद। वे कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिनमें उनकी लगभग मोनोपोली है। जैसे कोक ओवन डोर्स। वे दुनिया में इसके सबसे बड़े निर्माता हैं और उनके दरवाजे 5 महाद्वीपों में इस्तेमाल होते हैं। और कुछ? एक और उत्पाद है टॉर्पीडो लैडल कार्स, जो स्टील प्लांट में पिघले हुए लोहे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली विशालकाय गाड़ी होती है। भारत में इसे सिर्फ L&T और सिंप्लेक्स ही बनाते हैं। मोनोपोली एक बहुत बड़ा शब्द है। क्या सच में कोई और इसे नहीं बना सकता? उनका सीक्रेट क्या है? टेक्नोलॉजी, रिश्ते और दशकों की विशेषज्ञता, इन तीनों का मिश्रण। ये एक ऐसा बाजार है जहां कोई नई कंपनी आसानी से आकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। तो ये विशेषज्ञता उन्हें एक बढ़त देती है। हाँ, एक ऐसी बढ़त जो उन्हें नए क्षेत्रों में जाने का आत्मविश्वास देती है। ठीक है, तो रणनीति कागज पर बहुत मजबूत दिख रही है,
लेकिन किसी भी कंपनी के भविष्य को समझने के लिए उसके अतीत को समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ट्रांसक्रिप्ट में 2018 से 2020 के बीच के एक बहुत मुश्किल दौर का जिक्र है, जब राजस्व में भारी गिरावट आई थी। उस समय क्या हुआ था? बिल्कुल, और उस दौर को समझे बिना आज की वापसी की कहानी अधूरी है। कॉल में ये बहुत साफ बताया गया कि ये कोई कारोबारी विफलता नहीं थी, बल्कि एक वित्तीय संकट था। वित्तीय संकट? हुआ ये था कि एसबीआई ने पूरे इंजीनियरिंग सेक्टर को अपनी नकारात्मक सूची में डाल दिया था। इसका मतलब था कि इस सेक्टर की कंपनियों को लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसका सिंप्लेक्स पर सीधा क्या असर पड़ा? असर बहुत गंभीर था। कंपनी को स्वीकृत वर्किंग कैपिटल लोन नहीं मिल पाया। बिना पैसों के ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। और फिर? और इसी वित्तीय दबाव में उन्हें अपनी एक बहुत ही लाभदायक यूनिट उर्ला प्लांट बेचनी पड़ी। और विडंबना देखिए, ये वही यूनिट थी जो अकेले ही 100 से 150 करोड़ का रेलवे बिजनेस करती थी। मतलब ये कि ये संकट उनकी अपनी गलती से नहीं, बल्कि एक बैंकिंग पॉलिसी में बदलाव की वजह से आया था। हाँ, काफी हद तक। और उन्हें अपना सबसे कमाऊ हिस्सा बेचना पड़ा। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति रही होगी। तो फिर आज इतनी मजबूती कहाँ से आई? यहीं पर आंकड़े पूरी कहानी कहते हैं, और ये वाकई हैरान करने वाला है। बताइए। 2018 में जब उर्ला प्लांट उनके साथ था, तब कंपनी का कुल राजस्व 222 करोड़ था और उन पर लगभग 135 करोड़ का कर्ज था। 135 करोड़ का कर्ज? हाँ, ठीक है। आज उस सबसे ज्यादा लाभदायक यूनिट के बिना कंपनी सिर्फ बची हुई यूनिट से ही 200 करोड़ के राजस्व की ओर बढ़ रही है। लगभग उतना ही राजस्व, पर एक यूनिट कम के साथ। हाँ, और कर्ज का क्या हुआ? कर्ज का क्या हुआ? 135 करोड़ का कर्ज अब घटकर सिर्फ 50 करोड़ रह गया है। क्या बात है! इसका मतलब साफ है, कंपनी अब बहुत कम कर्ज के साथ कम यूनिट से लगभग उतना ही राजस्व कमा रही है। उनकी कुशलता दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। तो ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं है? नहीं, ये एक मजबूत वित्तीय नींव पर खड़ा एक बिल्कुल नया और ज्यादा कुशल बिजनेस है, जो जरूरत के समय सीखा गया एक सबक है। बिल्कुल। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं तो सिंप्लेक्स 2.0 एक दोहरी रणनीति है। एक तरफ वे रक्षा और रेलवे जैसे नए रोमांचक और उच्च मुनाफे वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वे अपने पारंपरिक स्टील व्यवसाय की मजबूती का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जहां उनकी विशेषज्ञता और लगभग मोनोपोली वाली स्थिति है। ये एक तरह से अपने मजबूत किले से निकलकर नई जमीनें फतह करने जैसा है। बहुत अच्छा कहा आपने। और ये सब कुछ एक ऐसी वित्तीय नींव पर हो रहा है जो कुछ साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, कम कर्ज और ज्यादा कुशलता के साथ। हाँ, ये एक मजबूत वापसी की कहानी लगती है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बिल्कुल, जैसा कि उनके चेयरमैन ने खुद कॉल में स्वीकार किया, कंपनी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ऑर्डर हासिल करना नहीं है। बाजार में मांग बहुत है। असली चुनौती है? असली चुनौती है समय पर उन ऑर्डर्स को पूरा करना, यानी एग्जीक्यूशन। बाजार उनके पक्ष में है, रणनीति स्पष्ट है, वित्तीय स्थिति मजबूत है। अब सब कुछ उनके काम करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कॉल के दौरान एक विदेशी अधिग्रहण की संभावना का भी जिक्र हुआ, शायद यूरोप या कनाडा में। ये बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये कंपनी की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की ओर एक महत्वपूर्ण इशारा करता है। और यही सोचने वाली बात है जो इस ट्रांसक्रिप्ट से परे जाती है। क्या? भारत की एक परंपरागत भारी इंजीनियरिंग कंपनी जो छत्तीसगढ़ के भिलाई से काम करती है और कोक ओवन डॉर्स जैसी चीजों के लिए जानी जाती है, खुद को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने और शायद किसी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए कैसे तैयार करती है? ये सिर्फ सिंप्लेक्स की नहीं, ये बदलते हुए भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी एक दिलचस्प कहानी हो सकती है। ये यात्रा कैसी दिखेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।